तीन अनाथ बहनों का जादुई लहंगा और सुई धागा। ये कहानी बलरामपुर गांव में रह रही तीन बहनें मीना, सुलेखा और सुषमा की है, जो कि तीनों अनाथ बहनें थी और कुछ साल पहले ही उनकी माँ का देहांत हो गया था, जिसके बाद से वे लोग अपना घर चलाने के लिए एक कंपनी में साफ सफाई का काम किया करती थी। और उनकी सादगी और खूबसूरती को देखकर फैक्ट्री के मालिक के तीनों बेटों को उन तीनों बहनों से प्यार हो जाता है, जिसके बाद एक दिन वे तीनों भाई उन तीनों बहनों को शादी के लिए प्रपोज करते हुए कहते हैं, सुलेखा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो दरअसल मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। हाँ मीना, मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? हम लोग भला आप तीनों से शादी कैसे कर सकते हैं? आप लोगों को तो पता है ना हम लोग कितने गरीब हैं और अनाथ भी। तो क्या आपके माता पिता कभी इस शादी के लिए राजी होंगे? इसलिए आप लोग पहले अपने माता पिता से इस बारे में बात कीजिए, तभी हम कुछ कह पाएंगे। इतना सुनकर अगले दिन ही वे तीनों भाई अपने माता पिता से इस बारे में बात करते हैं, तो उनका पिता महेश गुस्से में कहता है, देख रही हो ना सुमित्रा, तुम्हारे तीनों बेटे का दिमाग खराब हो गया है। ये हमारी फैक्ट्री में काम करने वाली उन तीन गरीब अनाथ लड़कियों से शादी करना चाहते हैं, जिनका ना कोई आगे है ना कोई पीछे। अरे तुम लोगों ने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम तीनों की शादी उस गरीब लड़कियों से कराऊंगा? तुम्हारे पिता बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे उन अनाथ लड़कियों को मैं अपने घर की बहू कभी नहीं बनाऊंगी। अपने माता पिता के इतना कहने पर भी वे तीनों भाई अपनी जिद नहीं छोड़ते हैं। एक रोज वो उन तीनों बहनों से मंदिर में शादी करके उन्हें बहू बनाकर अपने घर ले आते हैं। और जब सुमित्रा अपने बेटों के साथ उन तीनों बहनों को शादी के जोड़े में देखती है, तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वो गुस्से में कहती है, हे भगवान, ये तुम तीनों ने क्या कर दिया? अरे तुम्हें हमारी इज्जत का जरा सा भी ख्याल नहीं आया, जो तुम तीनों अनाथ बहनों से शादी करके चले आए। अरे माँ, अब बस भी करिए। कब तक आप इन तीनों को ताने मारती रहेंगी? अरे ये आज से आपके घर की ये बहू है, इसलिए इन्हें स्वीकार कर लीजिए। हाँ माँ, अरविंद बिल्कुल सही कह रहा है। अपने तीनों बेटों के इतना कहने पर आखिरकार सुमित्रा मन मारकर अपनी तीनों बहू का घर प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाती है। और वो तीनों बहनें भी अपनी माँ के सिले हुए लहंगे को पहनकर दुल्हन बनी खड़ी होती है, जो मरने से पहले उनकी माँ ने उसकी शादी के लिए बनाकर रखा था। तभी घर प्रवेश करते समय सुमित्रा की बेटी वैशाली कहती है, अरे माँ, जरा इन तीनों बहनों के लहंगे तो देखिए, कितने पुराने और सस्ते लग रहे हैं, मानो जैसे किसी बाजार से खरीद कर लाई हो, एकदम ओल्ड फैशन। अरे तो क्या करूं, जब मेरे ही तीनों बेटे की आंखें फूटी हुई है तो उन्हें तो इन तीनों के अलावा और कुछ दिखाई ही नहीं देता। इतना कहकर सुमित्रा बेमन से अपनी तीनों बहू का घर प्रवेश तो करवा देती है, लेकिन वो तीनों सुमित्रा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। तभी घर में घुसते ही सुमित्रा उससे कहती है, अरे कहाँ चल दी महारानियों, पहले मेरी बात तो सुनो, जल्दी से अपने कपड़े बदलकर रसोई में आ जाओ और सबके लिए गर्मा गर्म खाना बनाओ। और सुलेखा बहू, तुम जल्दी से पूरे घर की अच्छे से सफाई कर दो। और मीना बहू, तू जल्दी से जाकर सारे कपड़े धोकर उन्हें छत पर डाला। अरे क्या माँ, अभी तो ये तीनों घर में बहू बनकर आई हैं और आपने आते ही इन तीनों को काम पे लगा दिया। अरे कम से कम इन्हें आज के लिए तो आराम करने दीजिए। हाँ माँ, विनोद बिल्कुल सही कह रहा है। देखा माँ, अभी तो बस आपकी बहुओं ने इस घर में बस कदम ही रखा है, लेकिन भैया तो अभी से इनके गुलाम बन गए हैं। वैशाली, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें अपनी भाभीयों के बारे में ऐसे नहीं कहना चाहिए। अरे क्या गलत कह रही है मेरी बेटी? सही ही तो कह रही है। और वैसे भी कौन सा ये लोग अपने साथ ढेर सारा दहेज लेकर आई है, जो मैं इन्हें गद्दे पर बैठाकर इनका स्वागत करूंगी। इसलिए तुम तीनों को कोई जरूरत नहीं है हमारे बीच में बोलने की। और तुम तीनों यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जल्दी जाओ और कपड़े बदलकर काम पर लग जाओ। अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर वे तीनों बहनें आंखों में आंसू लिए अपने अपने कमरे में चली जाती है और कपड़े बदलकर अपने अपने काम में लग जाती है। तभी कुछ देर बाद सुषमा सबके लिए गर्मा गर्म खाना बनाकर लाती है। उसी समय विनोद कहता है, अरे वाह सुषमा, खाना तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है और खुशबू भी कितनी अच्छी आ रही है। अच्छा, क्या
खाक अच्छा बनाया है, ना इसमें नमक है ना मसाला, जैसे किसी बीमार आदमी का खाना हो। और इसी तरह सुमित्रा अपनी तीनों बहुओं के हर काम में कमियां निकाला करती थी और उन्हें खूब सुनाया करती थी। और इसी तरह समय बीत रहा था और समय के साथ साथ सास और नंद का अत्याचार भी उन तीनों बहनों पर बढ़ता ही जा रहा था। तभी एक दिन वैशाली अपनी माँ से कहती है, देख रही हूँ माँ, कैसे ये तीनों गरीब बहनें सोफे पर बैठकर आराम फरमा रही है, जैसे घर में कोई काम ही ना हो। अरे आराम क्यों नहीं फरमाएगी, अपनी जिंदगी में कभी ऐसो आराम देखा थोड़ी ना इन तीनों ने। अरे इन तीनों ने मेरे बेटे को इसलिए तो फंसाया था ताकि ये ऐसो आराम के मजे ले सके, वरना इनकी झोपड़ी में तो इन्हें पंखा तक भी नसीब नहीं होता था और यहाँ सोफे पर बैठकर एसी के मजे ले रही है। नहीं माँ जी, वो बस हम लोग थोड़ा थक गए थे, इसलिए बस थोड़ा आराम कर रहे थे। अच्छा, तो अब महारानियाँ थक गई हैं। अरे काम के नाम पर तुम तीनों वैसे ही काम चोरी करती हो, चलो जाओ यहाँ से और जाकर अपना काम करो। अपनी सास और नंद की ऐसी जली कटी बातें सुनकर तीनों बहनें अपने कमरे में आ जाती है और आंखों में आंसू लिए कहती है, पता नहीं माँ जी हमेशा हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती है। हम लोग तो दिन भर बस घर का काम ही करते रहते हैं, लेकिन फिर भी माँ जी हमें ताने मारना नहीं छोड़ती है। सोचा था जो माँ का प्यार हमें मायके में नहीं मिल सका, वो ससुराल में जाकर अपनी सास से मिलेगा, लेकिन यहाँ तो माँ जी हमसे प्यार से तो बात तक नहीं करती। प्यार तो बहुत ही दूर की बात है। हाँ, हम लोग कर भी कह सकते हैं, हमारी किस्मत में जो लिखा है वो तो होकर ही रहेगा ना। काश अगर माँ जिंदा होती तो हमारे साथ ऐसा कभी नहीं होता। इतना कहकर वे तीनों बहनें अपनी माँ का सिला हुआ लहंगा अपने सीने से लगाकर अपनी माँ को याद करने लगती है और जैसे ही उनके आंसू उस लहंगे के ऊपर गिरते हैं वैसे ही वह लहंगा अचानक से चमक उठता है, जिसे देखकर वे तीनों बहनें घबरा जाती है। तभी उन लहंगों में से एक आवाज आती है, तुम तीनों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तीनों तुम्हारी माँ के बनाए हुए जादुई 3 लहंगे हैं, जिसे तुम्हारी माँ ने बड़े ही प्यार से तुम तीनों के लिए बनाया था। इसलिए तुम तीनों हमसे कुछ भी मांग सकती हो, हम तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करेंगे। लेकिन भला हमारी माँ जादुई लहंगा कैसे बना सकती है? क्योंकि कुछ साल पहले जब तुम्हारी माँ जंगल के रास्ते घर वापस आ रही थी, तभी रास्ते में उन्होंने एक गुरु माँ की मदद की थी और तुम्हारी माँ की ये अच्छाई देखकर उन गुरु माँ ने तुम्हारी माँ को एक जादुई सुई धागा दिया था और कहा था, सुनो बेटी, ये कोई मामूली सुई धागा नहीं है। जब तुम इस सुई धागा से अपनी तीनों बेटियों के लिए शादी का जोड़ा बनाओगी तो वो लहंगे उनके ससुराल के बुरे वक्त में उनके बहुत काम आएंगे। इसलिए जब तुम तीनों के आंसू इस लहंगे पर गिरे तो हमें तुम्हारे दुखों का एहसास हो गया और हम तीनों जादुई लहंगे में बदल गए। जादुई लहंगे की ये बात सुनकर वे तीनों बहनें बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, अगर तुम लोग सच में जादुई हो तो क्या तुम हम तीनों बहनों को सुंदर सुंदर साड़ियाँ और जेवर दे सकती हो? क्योंकि हमारे पास कोई भी सुंदर साड़ी और जेवर नहीं है। क्यों नहीं, बिल्कुल। इतना कहते ही उन तीनों बहनों के सामने कई सारी सुंदर साड़ी और जेवर प्रकट हो जाती है, जिसे देखकर वे तीनों बहनें बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और इसी तरह अब उन जादुई लहंगों की मदद से वे तीनों बहनें अपनी जरूरतों को बड़े ही आराम से पूरा कर लेती थी। तभी एक दिन रात को अचानक से उनके घर में कुछ चोर घुस आते हैं और सुमित्रा और उसकी बेटी को पकड़कर जबरदस्ती तिजोरी में से सारे गहने चुराने लगते हैं। तभी जब उन तीनों बहनों को अपनी सास और ननद के चिल्लाने की आवाज आती है तो उसी समय कहती है, हे हमारे जादुई लहंगे, जल्दी से बाहर आओ और अपना कमाल दिखाओ और इन चोरों को मजा चखाओ। सुषमा के इतना कहते ही वे तीनों जादुई लहंगे उन चोरों के ऊपर ढेर सारे पत्थर बरसाने लगते हैं, जिसकी वजह से सारे चोर दुम दबाकर वहां से भाग जाते हैं। और सुमित्रा और वैशाली उन तीनों बहनों की हिम्मत और उनके जादुई लहंगे का कमाल देखकर अपने किए पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा होते हैं, जिसके बाद वे लोग अपनी बहुओं से माफी मांगते हैं और उन्हें दिल से अपना लेते हैं और अब वे लोग खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। पैंट में पोटी करने वाली गवार सास वर्षा मिडिल क्लास फैमिली से थी, लेकिन उसे फैशन का बड़ा ही शौक था
वो हमेशा ट्रेंडिंग और वेस्टर्न कपड़े ही पहनना पसंद करती थी। अरे वर्षा बेटी, कहाँ जा रही हो? माँ, मैं नीलू के साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ। आखिर मेरा बर्थडे भी आने वाला है, मुझे उसके लिए भी कपड़े लेने हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये तूने कैसे कपड़े पहने हैं? इसमें तुम्हारा आधा पेट दिख रहा है। जरा ढंग के कपड़े पहनकर बाहर निकला करो। अब तुम बच्ची नहीं रही, कल को तेरी शादी होगी तो तुझे वहाँ ऐसे कपड़े पहनने को नहीं मिलेंगे। अरे माँ, आप भी ना पता नहीं कौन से जमाने में जी रही हो। मॉडर्न जमाना है, अब तो हर कोई ऐसे ही कपड़े पहनता है। आप बस मेरे लिए मॉडर्न सास ढूंढना जो नए सोच की हो। अब मैं चलती हूँ। वर्षा अपनी दोस्त नीलू के साथ मॉल जाती है और दोनों वहाँ खूब कपड़े खरीदती है। वर्षा अपने लिए नए नए मॉडर्न कपड़े खरीदती है और फिर शॉपिंग करके दोनों अपने घर आ जाते हैं। अच्छा नीलू, अब मैं चलती हूँ। तुम मेरे बर्थडे पार्टी वाले दिन जरूर आना। जरूर आऊंगी, आखिर मेरी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे जो है। बाय। वर्षा की कॉलेज की पढ़ाई अब खत्म हो चुकी थी। आज वर्षा का बर्थडे था, जिसमें उसकी कॉलेज की कुछ दोस्त भी इनवाइटेड थी। अपने बर्थडे पर वर्षा ने काफी मॉडर्न कपड़े पहने थे। कुछ दिन बाद वर्षा के माता पिता उसके लिए लड़का ढूंढने लगे। एक दिन वर्षा को देखने के लिए लड़के के माता पिता आए। लड़के की माँ ने टाइट जीन्स और क्रॉप टॉप पहन रखा था। उसे देखते ही वर्षा एक ही नजर में अपनी माँ से कहती है, माँ, मेरी तरफ से ये रिश्ता पक्का है। आप इसी घर में मेरी शादी कराओगी। अरे बेटी, अभी लड़का तो आया भी नहीं है, एक बार तू लड़का तो देख लेती। अरे माँ, जब लड़के की माँ इतनी मॉडर्न है तो लड़का भी मॉडर्न ही होगा ना। मुझे मेरी जीन्स वाली सास तो बहुत पसंद है। वर्षा जोर जोर से हंसने लगती है। इधर लड़के वाले को भी वर्षा बहुत पसंद आती है और दोनों तरफ से बातचीत फाइनल होने के बाद शादी पक्की हो जाती है और बहुत जल्दी ही वरुण नाम के लड़के से वर्षा की शादी हो जाती है। वर्षा खुशी खुशी अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल आकर तो मानो वर्षा के पैर तो जमीन पर टिक ही नहीं रहे थे। वो शादी के भारी भरकम लहंगे में अपने कमरे में बैठी थी। तभी उसकी सास वहाँ पर जीन्स और क्रॉप टॉप पहने आती है। प्रणाम माँ जी। माँ जी, मैं कह रही थी मुझे लहंगा में बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो मैं हल्का सा कोई गाउन या सूट पहन लूं? बिल्कुल नहीं बहू, आज शादी की पहली रात है। कम से कम आज तो लहंगा पहनना ही पड़ेगा, ये हमारे घर का रस्म है। शायद मेरी सास ठीक कह रही है। आखिर एक ही दिन की तो बात है, उसके बाद तो मैं अपने मन मुताबिक कपड़े पहन ही सकती हूँ। उसके बाद शादी के बाद की बाकी की कुछ रस्में होती है और फिर सभी सोने अपने कमरे में चले जाते हैं। वर्षा भी वरुण के साथ अपने कमरे में सो रही थी। तभी उसे आधी रात को टॉयलेट आता है। उफ़ो, इस टॉयलेट को भी अभी आना था। अब मैं लहंगा में टॉयलेट कैसे जाऊंगी? वर्षा उठकर धीरे धीरे टॉयलेट की तरफ जाने लगती है। तभी अचानक से टॉयलेट में रखे काले पॉलिथीन से टकराकर वर्षा गिरते गिरते बचती है। अरे, ये टॉयलेट में क्यों रखा हुआ है? इसकी वजह से तो मैं अभी गिर जाती। वर्षा जब उस पॉलिथीन को खोलकर देखती है तो उसे जमीन पर फेंकते हुए कहती है, छी, ये इतना गंदा हगीज। आखिर हमारे घर में तो कोई बच्चे भी नहीं है, तो ये हगीज कौन पहनता है? शायद शादी में आए मेहमान होंगे, उन्हीं में से किसी ने इसे यहाँ फेंका होगा। रिश्तेदारों को भी ना बस दूसरों के घर को गंदा करने के सिवा कुछ नहीं आता है। उसके बाद वर्षा टॉयलेट करके अपने बिस्तर पे आकर लेट जाती है। अगले दिन वर्षा नहाने जा रही थी। तभी उसकी सास भारी भरकम साड़ी देते हुए कहती है, वर्षा बहू, ये हमारी खानदानी साड़ी है, आज नहाकर तुम्हें यही पहनना है। ये बुढ़िया भी ना पागल हो गई है, खुद तो टॉप टॉप और जींस पहनकर घूमती है और मुझे ये मोटे मोटे साड़ी पहनने को दे रही है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी इसी घर की बहू हूँ। वर्षा चुपचाप साड़ी लेकर नहाने बाथरूम में चली जाती है, लेकिन उसे फिर से बाथरूम में हगीज फेंका हुआ दिखता है। वह घर के काम करने वाली सुखिया दीदी से कहकर हगीज को बाहर फेंकवा देती है और वो नहा धोकर अपने कमरे में आ जाती है। वर्षा ने धीरे धीरे अपने घर के कामकाज को संभालना शुरू कर दिया था। वैसे तो घर के सभी कामों के लिए अलग से नौकरानी थी, लेकिन नौकरानी को कैसे क्या काम करना है ये बताना वर्षा का काम था। वर्षा अपने घर में साफ सफाई का बहुत ध्यान रखती थी, लेकिन फिर भी उसे रोजाना बाथरूम में हगीज जरूर मिलता था, जिसे देखकर वर्षा परेशान रहने लगी थी। दरअसल वर्षा की सास फूलमती देवी को पैंट में सुसु और पोटी करने की बीमारी थी, इसलिए वो हमेशा हगीज पहनकर रखती थी।
एक दिन वर्षा अपनी सास से कहती है, माँ जी देखिए ना, न जाने हमारे बाथरूम में रोज रोज हगीज कौन फेंक देता है। मुझे तो अपने घर की नौकरानी सुखिया पर शक है, वही हमारे इस घर में इतनी गंदी हरकत कर सकती है। हाँ वर्षा बहू, मुझे भी सुखिया पर ही शक लगता है। तुम सुखिया का ध्यान रखना, जिस दिन उसे रंगे हाथों पकड़ लिया ना, उसी दिन उसे हम काम से निकाल देंगे। अब जाओ और जल्दी से नहा धोकर नई साड़ी पहन लो। माँ जी रोज रोज नई साड़ी? अरे वर्षा बहू, नई बहू को हमेशा नया ही बनकर रहना चाहिए। अब जाओ। उस दिन से वर्षा सुखिया पर नजर रखने लगती है, लेकिन सुखिया खुद भी बहुत ही साफ सफाई से रहती थी। वो घर को भी अच्छे से साफ रखती थी। एक दिन उसकी सास शॉपिंग करने दुकान गई थी, लेकिन वो गलती से अपना पर्स भूल गई। हेलो वर्षा बहू, मैं बाजार आई हूँ, लेकिन गलती से अपना पर्स अलमीरा में ही भूल कर आ गई हूँ। तू जरा अलमीरा में से मेरा पर्स लेकर मुझे सिटी मॉल में दे जा, तब तक मैं सामान ले लेती हूँ। ठीक है माँ जी। वर्षा अपनी सास के कमरे में जाकर उसकी अलमारी से उसका पर्स ढूंढने लगती है। वर्षा पर्स ढूंढ ही रही थी, तभी उसके सर पर हगीज का 4-5 पैकेट आकर गिरता है। अरे ये सब क्या है? ये तो हगीज है, और ये तो वही हगीज है जो हर रोज मुझे बाथरूम में दिखता है। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं बाथरूम में मिलने वाली हगीज माँ जी का है? माँ जी हगीज पहनती है। मुझे इस बात की सच्चाई का पता लगाना ही होगा। वर्षा को तभी वहीं पर पर्स भी मिल जाता है और वो हगीज का पैकेट वापस से रखकर पर्स लेकर मार्केट चली जाती है। आ गई वर्षा बहू, तुझे मैंने परेशान कर दिया ना बहू? नहीं माँ जी, मैं तो बस घर पे बैठे बैठे बोर ही हो रही थी, इसी बहाने मैं भी थोड़ा बाजार घूम लूंगी। अरे नहीं बहू, तू अब घर जा। नई बहू को इस तरह बाहर नहीं निकलना चाहिए। तुझे जो भी चाहिए होगा तो मुझे मैसेज करके बता देना, मैं घर लेकर आ जाऊंगी। ये बुढ़िया भी ना खुद के घर में रहने की उम्र में मार्केट घूम रही है और मुझे घर भेज रही है। आखिर माँ जी मेरे साथ ऐसा क्यों करती है? मुझे इसका पता लगाना ही होगा। उसके बाद वर्षा घर आकर अपनी सास की अलमीरा में से सारा हगीज निकालकर छुपा देती है। थोड़ी देर के बाद उसकी सास घर आती है और अपने कमरे में चली जाती है। वर्षा भी चाय लेकर उनके पीछे कमरे में आती है। तभी वो देखती है कि उसकी सास बहुत घबराई हुई अपने अलमीरा में से कुछ ढूंढ रही है। क्या हुआ माँ जी, आप क्या ढूंढ रही हैं? अरे वर्षा बहू, मैंने अपने अलमीरे में सोने की चैन रखी थी, वो मुझे कहीं नहीं मिल रही, बस उसी को ढूंढ रही हूँ। उसकी सास ने चैन का बहाना बनाकर अलमीरा में हगीज ढूंढ रही थी। तभी घबराहट से उसकी पैंट में ही सुसु निकल जाती है। कुछ परेशानी है क्या माँ जी? आप ठीक तो है ना? हाँ बहू, मैं ठीक हूँ। बहू, मेरे सिर में बहुत जोरों की दर्द हो रही है बहू, मैं दवाई लेने केमिस्ट पर जा रही हूँ। अरे माँ जी ऐसी बात है तो अब आप आराम करिए, दवाई मैं ला देती हूँ, आपके सर पर तेल लगाकर मालिश भी कर दूंगी। नहीं बहू, दवाई मैं खुद ही लेकर आऊंगी। उसके बाद उसकी सास तेजी से केमिस्ट पर जाती है और एक हगीज का पैकेट खरीद कर घर ले आती है। वर्षा भी दरवाजे पर ही खड़ी होती है। माँ जी आपके हाथ में क्या है? सिर दर्द की दवाई है बहू। इतनी बड़ी पैकेट में सर दर्द की दवाई? जरा मुझे भी तो दिखाइए, आखिर सर दर्द की ये कौन सी दवाई है? ये मेरे सर दर्द की स्पेशल दवाई है, डॉक्टर ने कहा था इसे लेने से सर का दर्द चुटकियों में गायब हो जाता है। उसके बाद उसकी सास जल्दी से अपने कमरे में जाती है और एक हगीज लेकर बाथरूम में चली जाती है और अपनी पुरानी हगीज चेंज कर बाहर आती है। अब जाकर राहत मिली। माँ जी लाइए, मैं आपके सर की मालिश कर दूं? नहीं वर्षा बहू, मेरे सर का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है। वर्षा मन ही मन सोचती है, वो तो मैं अच्छे से समझ रही हूँ कि ये सर का दर्द कैसे ठीक हुआ है। आपको तो मैं रंगे हाथों पकड़ूंगी माँ जी। दूसरे दिन वर्षा सोकर नहीं उठती। अरे वर्षा उठो जल्दी, 10 बज गए। हे भगवान, मेरा सर तो दर्द से फटा जा रहा है। वरुण जी आज मुझसे नहीं उठा जाएगा, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। आप जाकर माँ जी से मेरे लिए सर दर्द की दवाई लेकर आ जाइए ना, उनके पास सर दर्द की बहुत अच्छी दवाई है। वरुण अपने माँ के कमरे में जाता है। वरुण बेटे, दवाई तो खत्म हो गई है। तभी उधर से वर्षा भी आ जाती है। अरे माँ जी, कल ही तो आपने बड़े से पैकेट में भरकर सर दर्द की दवाई लेकर आई थी, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? तभी वर्षा माँ जी के अलमारी से हगीज का पैकेट निकालती है और कहती है, माँ जी
यही है ना आपके सर दर्द की दवाई? वर्षा, ये तो हगीज है। लेकिन माँ जी तो कल कह रही थी ये उनके सर दर्द की दवाई है। मुझे माफ कर दो बच्चों, ये हगीज मेरे ही हैं। हमेशा से हर बात पर मैं बहुत जल्दी घबरा जाती हूँ, जिस वजह से मेरे सुसु पॉटी निकल जाती है। इस वजह से मैं मजबूरन हगीज पहनती हूँ और इसी वजह से मैं जींस भी पहनती हूँ ताकि हगीज अच्छे से फिट रहे। ये मेरी मजबूरी है, मेरा फैशन नहीं। क्या? हे भगवान, मैं तो हमेशा से ये सोचकर खुश होती थी कि मेरी सास नए जमाने की एकदम मॉडर्न और नए ख्यालात की है। मुझे क्या पता था आप हगीज फिट रखने के लिए जींस पहनती हो। मुझे माफ कर दे बहू, मैं मारे शर्म के ये बात हर किसी से छुपाते आई हूँ। माँ जी, ये छुपाने वाली बात नहीं, अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान भी है। आप कल ही हमारे साथ डॉक्टर के पास चलेंगी। उसके बाद वरुण और वर्षा उन्हें लेकर डॉक्टर के पास जाता है। कुछ दिनों के इलाज के बाद उसकी सास की सुसु पॉटी वाली बीमारी सही हो जाती है और वो हगीज और जींस पहनना छोड़ देती है।